आज दिव्य जड़ी बूटियों के संदर्भ में हम और चर्चा करने वाले हैं एक और बहुत ही सुप्रसिद्ध दिव्य वनौषधि के विषय में। इसको हम नाम से इसीलिए परिचित हैं क्योंकि माता सीता लंका में जिस वृक्ष के नीचे रही उसकी वजह से भी यह बहुत सुप्रसिद्ध हुआ। इसको हम जनरली भाषा में भी इस वृक्ष के साथ नाम जुड़ गया, सीता अशोक के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जो सीता अशोक आप देख रहे हैं, यह वृक्ष बहुत सुंदर है। इसके पुष्प आप देखेंगे, इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू भी है, बहुत खुशबू है, बहुत सुंदर है। और यह बहुत ही विशाल वृक्ष आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर पूरा कोई ऐसा वृक्ष प्रायः बहुत कम होता है जिसके टहनियों में तो फूल होते हैं पर तने में फूल खिलता हो, ऐसा बहुत ही कम कोई वृक्ष आपको दिखाई देता है। हालांकि यह वर्षा में एक बार, इसमें वसंत ऋतु में इसके अंदर फूल खिलते हैं। पर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर इसके अंदर यह फूल हैं। पुष्प वाला जो यह वृक्ष, इसको सीता अशोक कहा गया है। इसका बॉटनिकल नाम है जोनेसिया अशोका। इसको मधुपुष्प कहा गया, दूसरा इसको अपशोक कहा गया। और विशेष करके जो पौधा लोग प्रयोग करते हैं अशोक के नाम पर, आयुर्वेद में जड़ी बूटी में वो जो सराका इंडिका, कि लोग कहते हैं घरों में अशोक का पेड़ लगा रखा है। सराका इंडिका का पेड़ जो सीधा सीधा सा लंबा जाता है और लंबी लंबी पतली उसकी पत्तियां होती हैं, वो असली अशोक नहीं है। असली अशोक तो यही जो मैंने आपको बताया कि यह जो है जोनेसिया अशोका, यह असली अशोक है। इसको हम भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति सीता अशोक के नाम से भी इसको जानता है। तो माँ जानकी लंका में रावण के वाटिका में, कहते अशोक वाटिका में ले जा करके रखा था। अशोक वाटिका का अर्थ यही है कि वहाँ अशोक सहित तमाम वह वृक्ष उस वाटिका में थे जहाँ माता सीता को रखा गया। तो इसीलिए यह प्रसिद्ध पौधा और भी प्रसिद्ध हुआ। और जो विशेष बात यह है कि इसको संस्कृत में अशोक तो कहा गया ही है, मधुपुष्प भी। मधुपुष्प शायद दो कारणों से कहा गया होगा। एक तो इसमें बहुत मधुर मधुर खुशबू होती है, दूसरा आप देखते हैं कि इसके जो पुष्प हैं, जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है उसी तरह से इसके पुष्प की पूरे के पूरे छत्ते होते हैं। तो इसीलिए शायद इसको दो कारणों से, मधु की तरह से इसकी खुशबू और मधुमक्खी की तरह से, छत्ते की तरह से इसके पुष्प होने की वजह से इसको मधुपुष्प कहा गया। दूसरा इसको अपशोक मंजरी भी कहा गया। कि अपशोक मंजरी इसलिए कहा गया अशोक को क्योंकि कहते हैं कि यह शोक का हरण करने वाली होती है, इसीलिए इसको पवित्र माना गया। इसीलिए इस पौधे को, इस वृक्ष को घर में लगाने की भी परंपरा है। यदि आपके पास स्थान है तो आप अशोक वृक्ष को लगा सकते हैं। अपशोक मंजरी की चर्चा हम जहाँ पर कर रहे हैं, यह स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम खड़े हैं महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी जी की यह समाधि भूमि पर। तो निश्चित रूप से वह भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ पर अशोक के वृक्ष लगे हुए होते हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में अशोक के वृक्ष को घरों पे लगाने की परंपरा रही है। और अपशोककारी कह करके शास्त्रों में शोक के हरण के लिए बात की गई है कि अशोक का वृक्ष शुभ है और शोक का हरण करने वाला है। यह तो एक अनुसंधान का विषय है कि इसमें से निकलते हुए जो पौधे में से जो वाइब्रेशन एक निकलती है, एक ऊर्जा, एक ओरा जो निकलता है, वह कितना शोक का हरण करने वाला है, यह एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। माता सीता यदि अशोक की वाटिका में, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी उसके पीछे निश्चित रूप से उनके मन में ये भी भावना रही होगी, जो शोक का क्षण है, जो परेशानी, पीड़ा और कष्ट का जो समय है, वह जल्दी निकल जाए
वो जल्दी निकलने में वह शायद सहयोग करें, इसीलिए इसको अपशोककारी कहा गया है। और दूसरी बात, आयुर्वेद की दृष्टि से इसको बहुत ही शीतल माना गया है, मधुर माना गया है, पौष्टिक माना गया है और इसको हड्डियों को जोड़ने वाला भी माना गया है। तो यह मधुर है, शीतल है, पौष्टिक है, हड्डियों को जोड़ने वाला यह पौधा है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस तरह से हम दूसरी औषधियों को हम प्रयोग करते हैं, इसको हड्डियों को जोड़ने वाला भी माना गया है। इसके जो पेड़ का जो तना है उसमें से करीबन सूखी हुई छाल हो तो लगभग 10 ग्राम छाल को 400 ग्राम पानी में पका दें। पकाने के बाद में जब 100 ग्राम से भी कम बच जाए, छान करके यदि सुबह शाम देते हैं तो यह अस्थि भंगनता, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में यह सहयोग करता है। इसका जो क्वाथ जो है यह अत्यंत तेज और संकोचक है, यह रक्त का संकोचन करता है। इसीलिए जितने भी तरह के रक्त के जो दोष हैं, रक्तस्राव के जो विकार हैं, उनको रोकने में भी यह जो अशोक का वृक्ष है, अशोक का जो औषधीय गुण है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर ताज्जुब की बात यह है कि इसके जो रक्त अवरोधक, रक्त संकोचक के जो गुण है वह चरक, सुश्रुत या राजनिघंटु आदि ग्रंथों में ऐसा वर्णन हमें नहीं मिला। हमने उसके विषय में ढूंढा कि रक्त संकोचक के रूप में क्या इन ग्रंथों में कहीं वर्णन है, वहाँ नहीं मिला। परंतु हमने देखा कि जो आपका शोढल है और चक्रदत्त है, इन्होंने जरूर इसका वर्णन किया है। और अभी अर्वाचीन जो विद्वान हुए, चाहे बसु हैं चाहे दूसरे जो विद्वान हुए, उन लोगों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया और आज भी जो आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं इसको रक्त अवरोधक, रक्त संकोचक के रूप में बहुत प्रयोग करते हैं। तो जिस भी रोग में रक्त का अतिस्राव होता हो, विशेष करके यह स्त्री रोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। माताओं बहनों को रक्त प्रदर की बीमारी है, अति ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो उसके लिए इसके जो छाल हैं, इसके पेड़ की छाल को यदि ताजी छाल मिल जाए, ताजा ही मिल जाता है, तो आप लगभग 30-40 ग्राम ताजी छाल को लेकर के, सूखा हुआ है तो 10-15 ग्राम तक आप ले सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी मुलेठी मिला दें और यदि स्वर्ण गेरू, शुद्ध स्वर्ण गेरू मिल जाए तो वह 1 ग्राम स्वर्ण गेरू को इसको कूट करके लगभग आप 400-500 ग्राम पानी में डाल करके इसको उबाल करके, और जब लगभग 1/4 बचे आप छान करके यदि आप इसको पीते हैं तो निश्चित रूप से ब्लीडिंग तुरंत रुक जाती है। यह बहुत ही दिव्य औषधि है माताओं के लिए, बहनों के लिए। तो इस तरह के जो रक्तजन्य जो विकार हैं, विशेष करके माताओं बहनों का जो रक्तस्राव की जो बीमारी है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और श्वेत प्रदर भी हो तो यह बहुत ही लाभकारी है। और काढ़ा बना करके पीने से जिनको माताओं बहनों को पेड़ों में दर्द रहता है, उस दर्द के लिए भी, जिनको पीरियड टाइम पर नहीं होता है और फिर पीरियड के समय पर बहुत दर्द रहता है, उनको अशोक छाल 10 ग्राम, 1-2 ग्राम सौंठ, 2-3 ग्राम चित्रक और इसमें थोड़ा सा आप और मिला सकती अश्वगंधा 1-2 ग्राम। यदि इसको मिला करके इसका आप 2 खुराक बना लें, सुबह शाम जो है इसको लगभग 400 ग्राम पानी में सुबह, 400 ग्राम पानी में शाम को उसको उबाल करके यदि आप काढ़ा बना करके पिएंगे तो कितने भी भयानक मासिक धर्म के समय पर होने वाली जो पीड़ा है उससे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। अशोक जो आयुर्वेद के अंदर बहुत प्रसिद्ध औषधि है, आयुर्वेद में अशोकारिष्ट, अशोकाधिघृत ऐसे शास्त्रीय योगों का भी वर्णन है। अशोकारिष्ट हम भी बनाते हैं, प्रत्येक आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, परंतु उसमें जो एक व्यवहारिक रूप से जो हमने देखा, जो परेशानी यह है कि जो ये असली जो सीता अशोक है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस वृक्ष को सामने मैं खड़ा हूँ जो आप देख पा रहे हैं, यह वृक्ष कम उपलब्ध होता है, इसीलिए इसके छाल का प्रयोग लोग कम करते हैं। दूसरा जो सराका इंडिका जो है, जो लंबी लंबे जिसके पेड़ होते हैं उसको भी लोग अशोक कहते हैं, उसका छाल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
पर औषधीय गुणों में उसके विषय में ज़्यादा कहीं वर्णन शास्त्रों में नहीं है, इसी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए, वह अत्यंत लाभकारी हो सकता है। तो अशोकारिष्ट भी माताओं के जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से यह अपशोककारी मंजरी वाला जो यह वृक्ष, यह माताओं के लिए, बहनों के लिए एक वरदान है, एक अमृत है, एक दिव्य औषधि है। तो इसका सेवन निश्चित रूप से करके यह हमारे आयुर्वेद का एक गौरव है। यह वृक्ष, यह आयुर्वेद का वरदान है, विशेष करके हमारी माताओं और बहनों के लिए। दूसरा, यह शीतल भी है, क्योंकि जो रक्त प्रदर या बहुत लिकोरिया की शिकायत होती है, उस समय पर उष्ण औषधियाँ नहीं दी जा सकती है। इसको काढ़ा बना करके ठंडा करके लेने से गर्मी, उष्णता, उससे आप निश्चित रूप से बच सकती हैं। कई बार एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है माताओं और बहनों को, जब वो हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स चेंज में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या जब पीरियड बंद होने का समय आता है, जब 13-12 साल की आयु में जब मासिक धर्म का प्रारंभ होने होता है, उस समय पर स्वभाव में चिड़चिड़ापन या इस तरह की जो परिवर्तन आते हैं बहनों को, बिटियाओं को, उस समय पर यह अशोक छाल का यदि काढ़ा बना करके सुबह शाम कुछ दिन तक नियमित रूप से दे दें, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, उससे होने वाली जो परेशानियां हैं, उससे निश्चित रूप से बचा जा सकता है। यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जब मासिक धर्म बंद होने के होते हैं, 50 साल के आयु के लगभग जब माताओं और बहनों को पीरियड समाप्ति की तरफ होते हैं, उस समय पर भी शरीर में परिवर्तन आता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, नींद कम आती है, भूख कम लगती है, कहीं शरीर में दर्द या सूजन रहने शुरू होती है। उस समय पर भी यदि कुछ महीने तक लगातार इस अशोक वृक्ष का काढ़ा बना करके सुबह शाम यदि नियमित रूप से मेरी माताएं बहनें पीती हैं, तो उससे जो होने वाली परेशानी है, उससे आप निश्चित रूप से बच सकती हैं। और यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। उस समय पर भी इसका सेवन करना चाहिए। अशोकारिष्ट बना बनाया बाजार में हालांकि उपलब्ध होता है, परंतु वह शुद्ध हो, इसका ध्यान रखते हुए वह ढंग से बनाया हुआ है, तो वह भी लाभकारी हो सकता है। अशोक आदि घृत जो है, अशोक क्षीर का भी सेवन कर सकती हैं। जो मेरी माताएं बहनें प्रदर की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं, बहुत ही शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, उन माताओं बहनों के लिए इस अशोक का अशोक क्षीर पाक बना करके सेवन कर सकती हैं। अशोक क्षीर पाक बनाने की विधि यह है कि जैसे ताज़ी छाल को आप ले लें, लगभग 40-50 ग्राम तक भी आप छाल ले सकते हैं। 50 ग्राम छाल को लगभग आप 1 लीटर पानी में पकाएं, पकाते पकाते रह जाए आधा लीटर से भी कम, उसमें लगभग आप 200-250 या 500 ग्राम तक दूध डाल करके उसको धीरे धीरे आप मंद आंच पर पकाएं। पकाते समय धीमी आंच में पकाना चाहिए। पकाने के बाद में जब सिर्फ दूध बच जाए, वह सब जल सूख जाए, जल जाए, उसके बाद में उसको आप उतार करके ठंडा हो जाए, थोड़ा मिश्री मिला करके उस दूध का सेवन करें। उस दूध का यदि नियमित रूप से कुछ दिन सेवन करती हैं, इस तरह से बना करके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लेना चाहिए, सुबह और शाम को। जिन माताओं बहनों को दूध हजम नहीं होता है, वह थोड़ी कम मात्रा में ले सकती हैं। यदि इस तरह से आप सेवन करती हैं, तो मासिक धर्म की जो अनियमितता है या उससे होने वाली जो कमजोरी है, उसकी जो क्षीणता है, उससे आप निश्चित रूप से बच सकती हैं। पुरुषों में भी जैसे मैंने बताया, जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है या ज़्यादा पाइल्स की शिकायत है, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इसका जिसको बार बार जैसे चोट लगती है, बार बार जो गिरते हैं निशान पड़ जाती है, जल्दी से अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियों में रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी शरीर में नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, उन भाइयों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए भी यदि अशोक के छाल का काढ़ा बना करके पीती हैं, तो निश्चित रूप से वह बहुत ही लाभकारी है। यह शोथग्न भी है, तो शरीर में जो सूजन है, वह सूजन को भी अशोक के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, इसका जो प्रयोग है, किसी को जैसे शरीर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा सूजन है या बेचैनी है, उसको दूर करने के लिए भी इसके छाल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह आयुर्वेद का एक बहुत ही दिव्य औषधि है। कुछ लोगों ने कहा कि यह विषामक है,
परंतु विष शमन करने का बहुत ज़्यादा इसमें गुण नहीं पाया गया, पर रक्त संकोचन करने का इसके अंदर बहुत बड़ा गुण है। और आज जितने भी तरह से जहाँ रक्तस्राव होता है या ऑपरेशन आदि के बाद में, जैसे शरीर के अंदर जब किसी भी तरह की सर्जरी होती है उस समय पर बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, उस समय पर जब सर्जरी के बाद जो टाँके लगते हैं उसको भरने के लिए भी इसका यदि काढ़ा बना करके दिया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो रक्त से संदर्भ में जो दूसरी बीमारियां हैं, जो दूसरी परेशानियां हैं, उसके लिए भी इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, खोज हमें करनी चाहिए। तो यह एक दिव्य पौधा है, यह एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसके जो पुष्प हैं हालांकि वर्ष में सिर्फ एक बार ही उपलब्ध हो पाता है, परंतु यह भी अत्यंत प्रमेह और प्रदरनाशक है। तो इनके पुष्प को यदि आप थोड़ा सा पानी में कूट करके और उसके बाद में उसमें शरबत बना करके यदि आप पिएं तो प्रदर के लिए और प्रामेह रोगों के लिए, दोनों के लिए यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है। पुष्प को सुखा करके भी आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं, क्योंकि बहुत उपलब्ध नहीं हो पाता है, पर जहाँ भी उपलब्ध है एक और इसका अच्छा प्रयोग आप कर सकते हैं। इस पुष्प को सुखा करके आप रख लीजिए और जब आप चाय बनाते हैं चुटकी भर इसके फूलों को डाल दें, या सिर्फ फूल में ही आप 1-2 पत्ती तुलसी डाल दें, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च डाल दें, उसको डाल करके यदि आप उबाल करके पिएं तो आप देखेंगे यह आपके लिए टॉनिक का भी काम करेगा, यह आपके लिए औषधि का भी काम करेगा, और यह चाय की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी यह पौधा करेगा। तो यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही दिव्य यह पौधा है। अधिकांशतः जड़ी बूटियाँ निरापद हैं, यह गुण ही करती हैं, इससे नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। इनको प्रयोग करके हम स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। हम स्वयं निरोग रहेंगे, परिवार निरोग रहेगा तो राष्ट्र को हम स्वस्थ बना पाएंगे। यही श्रद्धेय स्वामी जी का मिशन है, यही हम सब का लक्ष्य है। देश स्वस्थ बने, देश समृद्ध बने, देश गौरवशाली बने, इसके लिए आइए इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में हम जानकारियाँ प्राप्त करें और इन जड़ी बूटियों के गुणों को जान करके औरों को भी इन गुणों की ओर प्रेरित करें।